नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हम समझने वाले हैं दो सदिशों का गुणनफल कैसे होता है। फ्रेंड्स, आपने जब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में डिफरेंस देखे थे, जब हमने अदिश और सदिश में अंतर समझे थे, तो वहां पर हमने ये देखा था कि दो अदिश राशियों का गुणा करने पर अदिश राशि मिलती है, लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियों का गुणा करने पर अदिश अथवा सदिश राशि प्राप्त हो सकती है। तो ये कैसे होता है, आज हम यही देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जैसा कि नाम है, दो सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमको कोई दो सदिश दिए जाएंगे और उनका हमसे गुणा करने को कहा जाएगा। तो दो सदिशों का गुणा करने पर प्राप्त राशि अदिश या सदिश हो सकती है। इस आधार पर जो सदिशों का गुणनफल है वो दो भागों में बांटा गया है। या सदिश गुणनफल के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं, या हम सदिशों का गुणा इन दो प्रकारों से कर सकते हैं। पहला है अदिश गुणनफल और दूसरा है सदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको सदिश गुणनफल बताऊंगा, क्योंकि अदिश गुणनफल की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है अदिश गुणनफल? इसको आपने जैसा कि ऊपर परिभाषा में यहां देखा था कि जब हम दो सदिशों का गुणा करेंगे तो प्राप्त राशि अदिश हो सकती है। तो जब दो सदिशों का गुणा करने पर हमको अदिश राशि प्राप्त होती है, स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। गुणा किसका कर रहे हैं? वेक्टर का, और आंसर क्या आ रहा है? स्केलर। तो इस प्रकार का जो गुणनफल है इसको हम अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और इसको डॉट द्वारा दर्शाया जाता है, इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। माना आपके पास यदि कोई दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं और आपने इन दोनों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हमको एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। तो यहां उन्होंने ये बताया कि इसका जो मान है वो दोनों सदिशों के परिमाण। अब परिमाण का मतलब, ये जो वेक्टर ए है इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये कहलाया ए का परिमाण। ऐसे ही जो दूसरा सदिश है बी, जब हम इसका मॉड लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो होगा वो कहलाएगा बी का परिमाण। परिमाण शब्द का मतलब होता है संख्यात्मक मान। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास दो चीजें हैं, एक उसकी डायरेक्शन और एक उसका संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी जो संख्यात्मक मान है वो परिमाण कहलाता है। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसको हम परिमाण कहते हैं। तो जब आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? इन्होंने बताया कि इसका जो मान है वो दोनों सदिशों के परिमाण तथा इनके बीच के कोण। अब बीच के कोण मतलब, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है तो वो बीच के कोण की कोज्या को कोसाइन बोला जाता है। तो ये जो थीटा कोण है, इस थीटा कोण की कोज्या मतलब कोसाइन, तो कॉस थीटा हो गया, के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे और ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। यदि हम इसको इतना बड़ा करके नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट ए और बी लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू बनी ए बी कॉस थीटा। तो ये तो हो गया हमारे पास दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने का फॉर्मूला। अब आप देखिए, ये जो आंसर आ रहा है इसमें ये संख्यात्मक वैल्यू है, ये भी एक संख्या है और कॉस थीटा भी एक संख्या है। मतलब इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं है,
तो ये जो हमको आंसर रिजल्टेंट मिल रहा है ये एक अदिश राशि है, इसीलिए इस प्रकार जब हम दो सदिशों का इंटू करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमको रिजल्टेंट स्केलर मिलता है और इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अदिश गुणनफल की कुछ विशेषताएं भी हैं। अब वो क्या विशेषताएं, तो देखिए पहली विशेषता, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फ्रेंड्स, क्रम विनिमय नियम हमने सदिशों के जोड़ने में देखा था। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का बदलना। मतलब यदि हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को इसी फॉर्मूले से ज्ञात करें और फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू भी इसी फॉर्मूले से ज्ञात करें, तो हम देखेंगे आंसर हमारा बराबर आएगा। अर्थात इनकी जो पोजीशन है वो चेंज करने से आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगली विशेषता है, अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का मतलब होता है, वितरण मतलब बांटना। अब बांटते कैसे, जैसे ये हमारे पास एक ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखा हुआ है और आगे लिखा है हमने वेक्टर ए डॉट। तो आपको वेक्टर ए का इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसमें डॉट इंटू करना है। तो आप जब इसका डॉट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसमें इस वेक्टर ए को बांटा जाएगा। कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये आ गया प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो ये कैसा हो गया, ये हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स है। हम जहां कहीं भी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ऐसे ही करते हैं। तो इस प्रकार ये जो फॉर्मूला है जो हमको यहां मिल रहा है, इस तरीके का नाम होता है वितरण नियम। तो जो अदिशों का गुणनफल है वो वितरण नियम का पालन करता है। तीसरी विशेषता है इसकी, यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हों, परपेंडिकुलर हों, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 होती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि कहीं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 है तो आप कह सकते हैं कि ए और बी परस्पर लंबवत है। अब ये 0 कैसे होती है इसको हम यहाँ प्रूफ करके देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यदि ये लंबवत है तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 और 0 का ए इंटू बी में इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 तब है जब थीटा की वैल्यू 90 है। नेक्स्ट, यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हों, तो फ्रेंड्स याद करिए जब दो सदिश समांतर होते हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, जी हाँ 0 डिग्री। तो यदि दो सदिश परस्पर समांतर हों और फिर आप उनका डॉट निकालें तो उनका जो डॉट है वो उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है, तो फिर यहां चेक कर लें अपन। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, ए बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू रखी हमने 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। 1 का ए बी में इंटू करेंगे तो ए बी आ जाएगा। यदि दो सदिश परस्पर समांतर हैं और आपको डॉट निकालना है तो डायरेक्ट आप उनके मैग्नीट्यूड का इंटू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात यदि आपके पास दो सदिश ऐसे हैं जो समान हैं, ठीक है, तो हमने वेक्टर ए में वेक्टर ए का ही डॉट किया, देखें क्या आता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए मतलब इस ए का मॉड, बी तो बी का मॉड। यहाँ दोनों ही जगह हमने वेक्टर लिखा है तो यहाँ भी ए का मॉड आएगा और यहाँ भी ए का मॉड आएगा। कॉस थीटा, थीटा मतलब ए और ए के बीच का एंगल, क्योंकि दोनों एक ही सदिश हैं तो डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल हो गया 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ए का ए में इंटू करिए, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर को आप मॉड ए भी लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि हमने किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट किया तो हमको जो आंसर मिलेगा वो इसका स्क्वायर मिलेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि किसी वेक्टर का हम स्क्वायर कर लेते हैं
यदि हम किसी वेक्टर का स्क्वायर कर लेंगे तो जो हमको आंसर मिलेगा वो हमको वेक्टर नहीं मिलेगा, स्केलर मिलेगा। ये हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए किया, मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर किया, आंसर क्या आया? ए स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि ये वेक्टर था। ये सब चीजें फ्रेंड्स आपको बहुत काम आएंगी जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे, और ये ऑब्जेक्ट में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से अपने नोट्स में लिखें और समझें। अब फ्रेंड्स आगे हमको आवश्यकता पड़ेगी जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स, वाई और जेड एक्स के अकॉर्डिंग आई कैप, जे कैप और के कैप, इनका इंटू करना होता है। तो यदि हमने समान समान का इंटू किया, मतलब आई कैप का आई कैप से, तो क्या आंसर आएगा? तो देखो, जब हम समान सदिश का इंटू करते हैं तो आंसर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो आई कैप का आई कैप में इंटू करिए, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना। तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 का स्क्वायर। देखो ये 1 आ गया। ये इसी फॉर्मूले से हमने यह निकाला है। तो जैसे आई डॉट आई 1 है, वैसे ही जे डॉट जे और के डॉट कोई भी क्या हो जाएगा? 1। अब यदि हम अपोजिट करें, आई डॉट जे करके देखें तो क्या होगा? तो आई और जे ये एक्स और वाई एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और जब एंगल 90 डिग्री होता है तो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं और आंसर 0 आता है। तो यदि आपने आई डॉट जे किया या जे डॉट के करें, मतलब वाई अक्ष और जेड अक्ष, तब भी लंबवत, या के डॉट आई करें तो के जेड अक्ष, आई एक्स अक्ष तीनों परस्पर लंबवत होती हैं, तो फिर इनका आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहां पर हमने ये सीखा, यदि हम समान समान का इंटू करेंगे तो 1 आएगा, और अपोजिट का इंटू करेंगे तो 0। अब एक फॉर्मूला हम बनाते हैं। यदि हमारे पास वेक्टर ए है आई जे और के फॉर्म में, और ऐसे ही एक वेक्टर बी है आई जे और के फॉर्म में, तो अब यदि मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालूं तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? तो ये हमने नॉर्मल प्रोसेस की कि ये वेक्टर ए की वैल्यू लिख ली, यहाँ ये डॉट, ये वेक्टर बी की वैल्यू लिख ली। अब हम कैसे इंटू करते हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 और ये भी है 1 2 3, तो पहले किसी एक का तीनों में इंटू करना पड़ेगा, फिर इस दूसरे का तीनों में इंटू होगा, फिर तीसरे का तीनों में इंटू होगा, फिर उसके बाद आंसर आएगा। लेकिन आप जो देख रहे हो ये आंसर तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये हुआ कैसे है? चलिए चेक करें। तो ये हमने B1 आई कैप का इस A1 आई कैप में इंटू किया, तो आई कैप और आई कैप का इंटू होना है, इसका मतलब 1। तो A1 B1 ये आ गया, आई कैप 1 हो गए। अब इस B1 का A2 में करेंगे, लेकिन यहाँ जे कैप का आई कैप में हो जाएगा, तो आई और जे ये अपोजिट वाले आ गए, तो 0 जाएगा, तो ये 0 हो गया। ऐसे B1 का इस A3 में किया तो ये के और आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा फिर? 0, क्योंकि ये अपोजिट वाले 0 हैं। क्या करें फिर? अगले का नंबर आ गया, तो B2 जे कैप, तो जे कैप का आई कैप में 0, जे कैप का जब जे कैप से होगा तो 1 होगा, तो क्या बचेगा? A2 इंटू B2, ये A2 B2 आ गया। और जे कैप का के कैप वाले से होगा तो 0। अब के कैप की बारी आई, तो के कैप वाली संख्या का आई कैप से होगा 0, के कैप वाली संख्या का जे कैप से होगा 0, और के कैप का के कैप से होगा तो 1, तो क्या बचेगा फिर? A3 इंटू B3। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। तो इसको हम इस प्रकार ना लिखकर डायरेक्ट ऐसे समझ लें कि यदि हमको आई जे के फॉर्म में यदि कोई इक्वेशन दी है और हमसे कह रहे हैं कि आप इसका डॉट करिए, तो फिर आप सीधे सीधे कर दें आई का आई से, जे का जे से और के का के से। यदि इनमें से कोई नहीं है तो उसको 0 मानकर इंटू कर लिया जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, यदि हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो आप ये जो ए डॉट बी वाला हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये फॉर्मूला है, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? इन दोनों का ट्रांसफर कर दीजिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये भी एक फॉर्मूला है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो ये सारी चीज जो हमने देखी है आपको समझ में आ जाएंगी।
ये वेक्टर ए की वैल्यू ली, ये वेक्टर बी की वैल्यू, और इनके बीच का एंगल लिया है हमने थीटा। तो अब आपसे कह रहे हैं थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात करना मतलब कॉस थीटा से ज्ञात करेंगे हम। तो कॉस थीटा से तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमको पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू पता होगी। यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो पहले हम निकालने वाले हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये था वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब हमने यहाँ देखा था फॉर्मूला कैसा, सीधा आई का आई से इंटू होता है A1 B1। ये देखो, ये जे का जे से A2 B2 ये लिखें, के का के से A3 B3, बाकी राउंड नहीं होते हैं। ऐसे ही यहाँ करेंगे, आई का आई में तो यहाँ कितना है 2, ये भी कितना है 2, तो 2 इंटू 2, जे का जे से ये कितना है 3, ये कितना है -3, 3 का -3 में ये कितना है 4, नीचे कितना है कुछ नहीं मतलब 1 है बगल में, तो 4 इंटू 1, तो 2 का 2 में इंटू करेंगे 4, 3 का 3 में करेंगे 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस 4 का 1 में करेंगे 4। तो अब 4 + 4 8, -9 माइनस के 1। समझिए आप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब क्या चाहिए हमें, मॉड ऑफ वेक्टर ए। कैसे निकालते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना, हमने सीखा था रूट इनके जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट 2, जे का 3, के का 4, तो आई जे के नहीं होते, इनके जो गुणांक हैं उनका स्क्वायर करना होता है। तो आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का करेंगे 16। तो आप जब इनका जोड़िए 16, 16 और 9 25 और 4 29। ये फॉर्मूला भी हमारे पास, यदि आप भूल रहे हो तो ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है, जब हमने सदिश का वियोजन किया था तो वहां आपको ये समझाया है। ऐसे ही जब आप वेक्टर बी का मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट, फिर आई का गुणांक 2 ये स्क्वायर, जे का -3 का स्क्वायर, के का 1 तो +1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस हो गए, और 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए ये माइनस है लेकिन यहाँ तो प्लस ही आना है क्योंकि स्क्वायर है। तो 9, 1 10 और 4 14। ये आ गया वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लिखिए। ये लिखा हमने फॉर्मूला, इसमें मान रख दीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू -1, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू √29, ऐसे बी की वैल्यू √14 -1। अब चूंकि ये दोनों ऐसी संख्या फंस गई जिनके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, नहीं तो हम इसको बाहर निकालते, रूट सॉल्व करते, तो अब नहीं हो रहे हैं तो सबका आपस में इंटू कर लो। √29 × 14, ये आ गया आपका 406। तो यदि यहाँ कोई ऐसी संख्या हमारी बन जाती जिसकी कॉस में हमको थीटा में वैल्यू पता है, जैसे cos 0 की वैल्यू 1, ये सब अगर वैल्यू हमारे पास आती तो हम ये लिखते, लेकिन अभी ये ऐसी वैल्यू है जो कॉस में हम नहीं जानते हैं, तो फिर थीटा कैसे निकालें। तो कॉस को ट्रांसफर कर लीजिए, तो वो कॉस इनवर्स बनेगा, कॉस इनवर्स -1/√406। जरूरी नहीं है हमेशा ऐसी वैल्यू बने, कई बार बहुत सिंपल वैल्यू बनती है और डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं अपनी कॉस की टेबल से, जिसमें हमने कॉस थीटा की कई सारी वैल्यूज पढ़ी। तो कुल मिलाकर आज हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल किस प्रकार करते हैं ये सीख लिया है। उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारे गुण भी सीख लिए। अब आप क्या करेंगे, इसके अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे और ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहां समझेंगे हम सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।